बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज के इस सेशन से हम आगाज़ करने जा रहे हैं फिजिक्स की एक नई लेक्चर सीरीज़ जो उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है जो FPSC या KPPSC SPSC किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में फिजिक्स से रिलेटेड, चाहे वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सीट्स हों या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की सीट्स हों या फेडरल गवर्नमेंट के अंडर जो जुरिस्डिक्शन में जो स्कूल्स या इंस्टीट्यूशन आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, उनकी सीट्स हों, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपना जो करियर है वो फिजिक्स की टीचिंग के सिलसिले में किसी भी जॉब पे रखना चाह रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इस सीरीज के तमाम लेक्चर्स जो हैं वो बरवकत मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स के इस फर्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स और डायमेंशंस को, वेक्टर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे मोशन की, इक्वेशन ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, पैराबोलिक एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, फ्रिक्शन and its coefficient, torque, couple and torque, equilibrium conditions और types of equilibrium। ये सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को यूनिट्स और डायमेंशंस के साथ। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यूनिट्स की बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर हम पहले की बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट जो सिस्टम्स थे वो डेवलप थे क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम मैथ्स की बात करें तो हर प्लेस पे, हर कंट्री में जो मैथ्स के यूनिट्स थे वो डिफरेंट थे। तो उसका नुकसान ये होता था कि जब साइंटिस्ट आपस में डाटा शेयर करते थे तो यूनिट्स एक जैसे ना होने की वजह से उनका डाटा जो था वो कंपाइल नहीं हो पाता था। फिर 1970s के अंदर एक अदारा जो है वो कायम किया गया, सिस्टम इंटरनेशनल के नाम से। वो इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसने इन क्वांटिटीज़ के यूनिट्स जो है वो डिफाइन किए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किए जाते हैं। अब उन यूनिट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बेस यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब बेस यूनिट्स असल में वो यूनिट्स हैं जो बेसिकली क्वांटिटीज को इटसेल्फ एक्सप्लेन करते हैं, जो इंडिपेंडेंटली किसी क्वांटिटी की मेजरमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमारे पास लेंथ है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इनके इसी तरह सिंबल्स और ये इनके ऐसे यूनिट्स, ये वो यूनिट्स हैं जो इंडिपेंडेंटली किसी एक क्वांटिटी की जो उसकी मेजरमेंट है उसको एक्सप्लेन करते हैं। देन हमारे पास सेकंड जो इसकी कैटेगरी आ जाती है, दोज आर द ड्राइव यूनिट्स। ये वो यूनिट्स हैं जो बेस क्वांटिटीज की जो मदद से जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज थी उन क्वांटिटीज को डिफाइन करते थे। जैसे फोर्स है, अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स जो है वो ड्राइव की गई है 2 बेसिक क्वांटिटीज से, M एंड A। तो इसी तरह जिस तरह ये क्वांटिटी ड्राइव्ड है तो इसके जो यूनिट्स हैं वो भी ड्राइव्ड है, किलोग्राम मीटर फी सेकंड स्क्वायर। और थर्ड जो हमारे पास कैटेगरी आ जाती है, दोज आर द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जिनके बारे में ये डिसाइड नहीं हो सका आइदर दोज आर द बेस यूनिट्स और द ड्राइव यूनिट्स। तो इसलिए इनको एक थर्ड कैटेगरी के तौर पर रखा गया जिनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। इनमें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल शामिल है। प्लेन एंगल को हम रेडियंस में और सॉलिड को स्ट्री रेडियन में हम मेजर करते हैं, और इस कैटेगरी के इन दोनों जो क्वांटिटीज को, यूनिट्स को डिफाइन नहीं किया गया कि आइदर दीज आर द बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। सो दीज आर प्लेस्ड इन अ थर्ड कैटेगरी, दैट इज द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके जी, मूविंग फर्दर, अब हम दूसरी जो अहम चीज उसकी बात करते हैं, दोज आर द डायमेंशंस। डायमेंशंस इन एन अदर वे टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ जो हमारी बेसिक क्वांटिटीज हैं उनको हम किसी एक वर्ड के साथ एसोसिएट करते हैं, फिर उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। दिस इज द फॉर्म ऑफ द डायमेंशंस टू शो। जैसे हमारे पास मीटर है तो इसको हमने L से एसोसिएट किया और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ये इसकी डायमेंशन बन जाती है। इस तरह बाकी जो है, और सिमिलर टू द क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज है तो बेसिक डायमेंशंस भी हैं, इस तरह ड्राइव क्वांटिटीज हैं, ड्राइव यूनिट्स हैं तो ड्राइव डायमेंशंस भी हैं, सिमिलर टू दोस्त। ओके जी, फर्दर हम मूव करते हैं। हमारे पास आ जाते हैं जी वेक्टर्स एंड स्केलर्स। बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। वेक्टर आर द क्वांटिटीज व्हिच हैव द मैग्नीट्यूड विद द डायरेक्शन, एंड स्केलर्स आर द क्वांटिटी व्हिच कैन डिस्क्राइब इजीली विद ओनली द
मैग्नीट्यूड। वेक्टर्स की बात करते हैं तो चूंकि स्केलर्स का तो बड़ा इजी तरीकाकार है, अगर हम उनको ऐड या मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, चूंकि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड्स होती हैं तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना जो है बहुत आसान होता है। बट जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो चूंकि वेक्टर्स के साथ डायरेक्शन एसोसिएट होती है, इसलिए जरा उनकी एडिशन के लिए एक रूल डिफाइन किया गया जिसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। हेड टू टेल रूल के जरिए हम जो क्वांटिटीज हैं, जो वेक्टर क्वांटिटीज है, उनको ऐड कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए लेट सपोज हमारे पास ये तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर डी। ए बी, बी सी एंड सी डी, ये तीन वेक्टर्स हैं। तो अगर हम इनको ऐड अप करना चाहते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इनके एडिशन से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, हम उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है, और रिजल्टेंट वेक्टर इन तीनों की मैग्नीट्यूड को कैरी करता है और तीनों की जो असर है, तीनों का जो अफेक्ट है, उसको डिस्प्ले करता है। तो इट शुड बी लाइक दैट। तो अब रूल क्या है, इनको कैसे हम बना सकते हैं, तो उसको समझने के लिए फर्स्ट हमारे पास तीन फोर्सेज हैं, F1, F2 एंड F3। हम इन तीन फोर्सेस को ऐड अप करना चाहते हैं। तो रूल ये है कि आप इनको इस तरह से अरेंज करेंगे कि आपके फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ सेकंड की टेल एसोसिएट होगी, और इसी तरह थर्ड वेक्टर की टेल सेकंड के हेड के साथ होगी। मतलब जो नेक्स्ट वेक्टर है उसकी टेल प्रीवियस वाले वेक्टर के साथ होगी, डायरेक्शंस वही रहेंगे। अब इस तरह आपके पास जितने भी वेक्टर्स हैं, 2 है, 4 है, 6 है, जितने भी आप उनको अरेंज करें, उसको जब आप उसका रिजल्टेंट लेंगे तो रिजल्टेंट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड इट विल बी एंड एट द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, और जो भी इसका एंगल होगा, दैट एंगल विल बी एक्सप्लेनिंग द डायरेक्शन ऑफ दैट रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड को हम सिंपली वैसे जैसे हम स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं वैसे ऐड कर लेंगे, और डायरेक्शन को हम हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड अप कर सकते हैं। ओके जी, मूविंग फर्दर, अब हम बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की। अब वेक्टर एडिशन से तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि हम वेक्टर्स को ऐड किस तरह करेंगे। अब अगर हमारे पास कोई एक फोर्स आ जाती है, हम उसको उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना चाहते हैं, उसके जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना चाहते हैं, उसको हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं। अब उसके लिए लेट अस सपोज आपके पास एक वेक्टर एफ है, और ये एंगल थीटा जो बना रहा है विद द एक्स एक्सिस, और इसको हम ओ ए का नाम दे लेते हैं। अब अगर आप वेक्टर ए से पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये हमारे पास इस F फोर्स का y कंपोनेंट बन जाता है, बिकॉज इट्स पैरेलल टू द y एक्सिस, और ये इसका x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, इसलिए हम इसको नाम दे लेते हैं fx और fy। तो इस तरह हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन जाती है, ये एक हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाती है OABC। ये OABC, ये हमारे पास एक ट्रायंगल जो है वो बन जाती है। अब इस ट्रायंगल के अंदर हम थोड़ा सा सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो अब चूंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया जा सकता है। सो बाय द पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं दिस हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस प्लस perpendicular, so f is equal to fx plus fy। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यू ऑल नो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो cos थीटा होता है, cos थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, fy, ओवर हाइपोटेन्यूज वो हमारे पास क्या है, f। तो fx ओवर fy इज इक्वल टू cos थीटा, और यहां से हमारे पास fx जो x कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आ जाती है, विच इज fx इज इक्वल टू f cos थीटा। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है sin थीटा, ये हमारे पास इक्वल होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज fy, हाइपोटेन्यूज इज f, तो यहां से हमारे पास जो इसका y कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आ जाती है, दैट इज fy इज इक्वल टू f sin थीटा। तो दीज आर द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ सिंगल फोर्स। जब आप सिंगल फोर्स को डिवाइड करते हैं, उसके जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बनेंगे, तो आप उनकी मैग्नीट्यूड को इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। अब उसके कंपोनेंट, अब हमने एक फोर्स को स्प्लिट कर दिया और उसके कंपोनेंट्स ड्राइव कर लिए हैं। अब अगर कंपोनेंट से हम रिजल्टेंट फोर्स बनाना चाहते हैं, कंपोनेंट से रिजल्टेंट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या तरीकेकार है। तो अगेन वी हैव द सेम ट्रायंगल हियर, OPR, वही हमारे पास फोर्स F है, ये उसका x कंपोनेंट है fx, ये उसका y कंपोनेंट है fy। अब इस ट्रायंगल के अंदर अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, दैट इज हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब ओपी की वैल्यू यहां पर क्या है, ओपी इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर, और पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर इज इक्वल टू एफ वाई। तो एफ वाई हम प्लेस करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स आ जाती है अगर दो कंपोनेंट हमारे पास गिवन हो। एफ एक्स और एफ वाई गिवन है तो हम उनके जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड है जो निकाल सकते हैं। अब उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए अगेन इस ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल है, हम थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा को इस्तेमाल करते हैं। दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर इज एफ वाई, बेस इज इक्वल टू एफ एक्स, और यहां से थीटा की वैल्यू आ जाती है tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये थीटा हमें जो हमारा वेक्टर है, रिजल्टेंट है, उसकी डायरेक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर देगा। अब ये तो हम बात कर रहे थे अगर हमारे पास दो कंपोनेंट्स हो। अब लेट सपोज किसी फोर्स के दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, तो देन हम उसके लिए क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, हम उन फोर्सेस को वैसे ही एडअप कर देंगे जैसे हमने उनको पीछे दो कंपोनेंट्स को ऐड किया, जैसे F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn। इसी तरह हम उनके x कंपोनेंट को इकट्ठा कर देंगे और इस तरह y कंपोनेंट्स को इकट्ठा कर देंगे। तो ये हमारे पास जो n कंपोनेंट्स हैं, n फोर्सेस हैं, उनका रिजल्टेंट आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास n कंपोनेंट्स का जो डायरेक्शन है वो भी आ जाएगी यूजिंग द सेम फॉर्मूला। यहां पर हम सिंगल कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, अगर हमारे पास ज्यादा फोर्सेस हैं तो हम उस हिसाब से इनको ज्यादा को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, मूविंग फर्दर, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। एडिशन की हमने बात कर ली। अब जिस तरह वेक्टर की एडिशन सिंपल तरीके से नहीं होती ड्यू टू इट्स डायरेक्शन, उसी तरह इनकी प्रोडक्ट जो है वो भी थोड़े से डिफरेंटली होती है। अब प्रोडक्ट जो है वेक्टर की वो भी दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। द फर्स्ट वन इज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। एज द नेम सजेस्ट, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका जो रिजल्टेंट होता है उसको वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर दो वेक्टर्स को डिवाइड करने से उनका जो रिजल्टेंट है वो एक स्केलर है तो हम उसको स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी जो प्रोडक्ट होती है, जो उसका रिजल्टेंट आता है वो स्केलर है, और डॉट इसलिए कहते हैं कि हम इसको एक डॉट के जरिए मेंशन करते हैं। जैसे कि ये दो हमारे पास वेक्टर है, a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा। अब हम देखते हैं कि इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। तो एक्चुअली इस इमेज में आप देखें, ये हमारे पास वेक्टर a है यहां पर, और ये हमारे पास वेक्टर b है। तो अगर हम वेक्टर b को कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो हमारे पास एक कंपोनेंट जो है वो ये बन जाता है और दूसरा कंपोनेंट जो है वो ये बन जाता है। तो जो पैरेलल टू y एक्सिस है ये हमारे पास बन जाता है b sin थीटा, और ये हमारे पास बन जाएगा b cos थीटा। अब हम बात कर रहे हैं a डॉट b, a की b के साथ जो प्रोडक्ट है उसकी, तो ये हमारे पास होती है ab cos थीटा। दैट मीन कि वेक्टर a एंड प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, किस वेक्टर b की वो प्रोजेक्शन जो a के अलोंग है, विच इज b cos थीटा। अगर और सिंपल वर्ड्स में ले जाए तो हम यूं कह सकते हैं वेक्टर a और उसके साथ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ a। तो ये हमारे पास जो है उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। इस तरह a, जिस तरह हमने ये a डॉट b निकाला है, इस तरह हम b डॉट a भी कर सकते हैं। सिमिलरली हम a को कंपोनेंट्स को में डिवाइड कर देंगे और हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो बन जाएगा b डॉट a इज इक्वल टू b a cos थीटा। अब चूंकि एक वेक्टर प्रोडक्ट है, रिजल्टेंट एक स्केलर है, सो a डॉट b और b डॉट a इज कम्यूटेटिवली ट्रू। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है दैट a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। ओके जी, अब हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। अब वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें थोड़ा सा चेंज ये आता है कि इसमें इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin थीटा, और ये यूनिट वेक्टर इसके साथ अटैच हो जाता है जो इसकी प्रोडक्ट के वेक्टर होने की दलील है। ये जो यूनिट वेक्टर है ये हमें जो रिजल्टेंट आएगा इनकी प्रोडक्ट का उसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है, और ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में वो a और b कंटेन होते हैं। दैट मीन्स कि ये जो रिजल्टेंट है, ये जो यूनिट वेक्टर है, ये जो हमारे दोनों बेसिक कंपोनेंट्स जो दोनों वेक्टर्स जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिनके हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, उन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, 90 का एंगल बनाता है। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें, हम किस तरह से जो है वो जज कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन को, तो उसके लिए आप सिंपल राइट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट जिस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप a क्रॉस b देखना चाह रहे हैं, तो आप अपनी फिंगर्स को उस डायरेक्शन में कर्ल कीजिए
ए को बी की तरफ कर्ल कीजिए तो आपको जो थंब है वो इंडिकेट करेगा कि आपका जो यूनिट एन वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा। फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी के केस में इट वुड बी द आउट ऑफ द पेपर, और अगर हम बी क्रॉस ए करें तो इट शुड बी इनटू द पेपर। तो इसलिए अब ये डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से जो ए और बी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है, ये कम्यूटेटिव नहीं होते, इसमें एक माइनस साइन का एडिशन जो हो जाता है क्योंकि डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। ओके जी, मूविंग फर्दर, अब हम बात करते हैं मोशन की। मोशन इज समथिंग कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम उसको मोशन कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सराउंडिंग के लिहाज से रेस्ट में है तो उसको हम अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो उसको हम रेस्ट में कहते हैं। अब ये एक रिलेटिव टर्म है, जो मोशन है ये एक रिलेटिव टर्म है। फॉर एग्जांपल बड़ी फेमिलियर एग्जांपल है कि अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी मूव कर रही है तो आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए दूसरे शख्स के लिहाज से रेस्ट में है, बट अगर कोई आपको आउटसाइड द व्हीकल ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके लिए आप मोशन में। दैट्स व्हाई इट्स अ रिलेटिव टर्म कि आप कहां से जो ऑब्जर्वर है वो कहां से उस फिनोमेना को ऑब्जर्व कर रहा है। तो मोशन की जो टाइप्स हैं बेसिक 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी मोशन है जो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती है, कर्व पाथ भी हो सकती है। इसकी फर्दर आगे 3 एग्जांपल 3 टाइप्स है, लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम। लीनियर इज अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, एंड रैंडम इज अ डिसऑर्डर्ड कोई ऐसा मोशन जिसका कोई पैटर्न ना हो। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन रेफर्स टू द मोशन जो रोटेट करते हैं अराउंड अ फिक्स पॉइंट, उसको रोटेटरी मोशन कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन अगेन टू एंड फ्रो मोशन है अराउंड अ फिक्स पॉइंट। तो ये टाइप्स ऑफ मोशन है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस की। ये 3 इक्वेशंस हैं जो हमें मोशन, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। ये आपने जो जूनियर क्लासेस है उनके अंदर ऑब्वियसली इनके बारे में पढ़ा होगा। ये 3 इक्वेशंस हैं जो बेसिकली एक्सप्लेन करती हैं हर उस ऑब्जेक्ट की मोशन को जो मूव कर रहे हैं। ओके, ये फर्दर हम मूव करते हैं जी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली 2 डायमेंशनल मोशन है। पीछे जो हमने जितनी भी मोशंस की टाइप्स पढ़ी हैं वो सारी की सारी सिंगल डायमेंशनल मोशन थी, बट प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करें तो ये कॉम्बिनेशन है 2 डायमेंशनल मोशन का, दैट इज एक्स एंड वाई। और सेकंड थिंग, ये अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंडर जो है वो गवर्न होती है। इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसके अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स दोनों जो है वो इंटरलिकेट करते हैं। एज यू कैन सी इन दीज एनिमेशंस, अगर हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें, ये ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट से जब लॉन्च होता है तो इसका ऑब्वियसली एक्स एक्सिस की तरफ भी वेलोसिटी होती है और वाई एक्सिस की तरफ भी वेलोसिटी होती है। अब चूंकि इसको सिंगल पुश मिलता है, दैट मीन इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होगा, बट चूंकि इसकी हाइट वेरी कर रही है तो हाइट के वेरी करने की वजह से इसका जो वाई कंपोनेंट है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के चेंज होने की वजह से वेरी करेगा। अब वो चाहे आप ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च करें और वो दोबारा ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है, तब भी ऐसा ही होगा कि उसका जो एक्स कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो रिमेन द सेम, बट द वर्टिकल कंपोनेंट जो वाई कंपोनेंट है वो चेंज होगा। और अगर दूसरा केस है जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से लॉन्च कर रहे हैं तो अगेन फिर इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेम रहेगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो वेरी करेगा क्योंकि हाइट चेंज हो रही है, और विद द चेंज इन द हाइट ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो विजिबल होगा। ओके जी, फर्दर हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से एसोसिएटेड कुछ टर्म्स के बारे में। तो जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एज वी डिस्कस अर्लियर, वो चूंकि चेंज नहीं होता तो किसी भी इंस्टेंट में उसकी वैल्यू वी आई कॉस थीटा ही होगी, और जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट है दैट विल बी वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। दिस टर्म gt इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, वो एक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है तो उस पे सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इफेक्ट कर रहा होता है। दैट्स व्हाई gt टर्म जो है वो यहाँ पर आ जाती है। मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था एक्स और वाई कंपोनेंट का स्केल लेके उनको ऐड करेंगे, पीछे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, उससे हम इसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और सेम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे डायरेक्शन के लिए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी एफ वाई और वी एफ एक्स, उसकी जो उसकी डायरेक्शन है वो निकालने के लिए। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन से एसोसिएटेड कुछ जो कैलकुलेशंस हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल की। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल
एक्चुअली वो हाइट होती है जो ग्राउंड से वो अटेन करता है अपने लॉन्चिंग स्पॉट से लेकर उस स्पॉट तक जहां तक वो जमीन के साथ स्ट्राइक करता है। इसको हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल फाइंड करने के लिए आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं, 2as = vf² - vi²। यहाँ पर आप a को -g के साथ रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि आप जो प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज वाई a = -g। और vf जो फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो लेगी, क्योंकि ये फाइनली स्ट्राइक कर जाता है ग्राउंड के साथ, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी अगेन जैसे हम पढ़ चुके हैं, इसका x कंपोनेंट जो है वो सेम रहता है, सो इट विल बी vi sin थीटा। s उसकी हाइट है, वो हमने h दी है। सारी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज h = vi² sin² θ/2g। उसके बाद हम करते हैं बात रेंज ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जिसके दौरान कोई प्रोजेक्टाइल अपने लॉन्चिंग स्पॉट से लेकर ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाले स्पॉट तक पहुंचने में जो टाइम लेता है, उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, जिसके दौरान उस प्रोजेक्टाइल ने फ्लाई किया। उसके लिए अगेन हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं और यहां पर हम एज को जीरो कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमने उस टाइम को यहां से शुरू करके यहां एंड किया, तो हाइट अल्टीमेटली जीरो आ जाएगी। वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू t = vi sin θt/g। अब बात कर लेते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो जो इसकी रेंज होती है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो होती है वो ये डिस्टेंस होती है उस पॉइंट से जहां से इसको लॉन्च किया गया और उस पॉइंट्स पे जहां पे इससे दोबारा ग्राउंड को हिट किया। तो ये जो फासला उसने कवर किया है, इस फासले को हम उसकी रेंज R कहते हैं। तो रेंज निकालने के लिए अगेन इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला s = vi/t। vi इसके कंपोनेंट vi cos θ आ जाएगा और टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला वो हम यहां पर पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज R = vi²/g sin 2θ। अब अगला इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हम किसी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज को कैसे अटेन कर सकते हैं। तो रेंज मैक्सिमम तब होगी जब हमारे पास ये फैक्टर sin 2θ मैक्सिमम हो, और sin 2θ शुड बी इक्वल टू 1। तो sin 2θ कब 1 होगा? जब 2θ ये जो एंगल है वो 90 हो और थीटा विल बिकम 45। तो एंगल 45 होगा तब हम किसी प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम रेंज है वो अटेन कर सकते हैं। अगर किसी प्रोजेक्टाइल को 45 के एंगल पर लॉन्च किया जाए तो देन वो उसको अटेन कर पाएगा। इन कैलकुलेशंस को लंबा चौड़ा याद रखने की जरूरत नहीं, एज वी आर डिस्कसिंग इट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एमसीक्यू पेपर। तो आप सिर्फ इनके फॉर्मूलाज और इनके साथ जो टर्म्स एसोसिएट हैं उनको याद रखिए जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। ओके, ये फर्दर मूव करते हैं, हम बात करते हैं मोमेंटम की। तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। छोटी क्लासेस में आप इसको पढ़ा होगा कि मास और वेलोसिटी जो उसका कॉम्बिनेशन होता है उसको मोमेंटम कहते हैं। फॉर्मूला सजेस्ट करता है इट ओनली डिपेंड अपॉन मास एंड वेलोसिटी। विद द चेंज इन मास एंड वेलोसिटी मोमेंटम बी जो है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि अगर हम किसी आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट ना कर रही हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स का असर उस पर ना हो, उसके अंदर दो बॉडीज ने ए और बी, उनके दरमियान इलास्टिक कोलिजन हो। व्हाट इज एन इलास्टिक कोलिजन? ऐसी कोलिजन जिसके दरमियान एनर्जी कंजर्व रहे, एनर्जी का लॉस ना हो रहा हो। तो इन दिस केस जो मोमेंटम होगा वो रिमेन द सेम। एज यू कैन सी इन दिस वीडियो कि ये दोनों बॉल्स जो इनके ये जो ब्लू वेक्टर्स हैं ये इनके वेलोसिटी वेक्टर मोमेंटम वेक्टर्स हैं। तो एज यू कैन सी आफ्टर द स्ट्राइक आफ्टर द कोलिजन जो इनके मोमेंटम वेक्टर्स हैं और उनकी डायरेक्शन तो चेंज हो जाती है बट उनकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती। दैट मीन्स कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। इसकी सेकंड एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन दैट इज F = PF - PI/T। दैट मीन्स कि किसी भी जिस्म पर लगने वाली फोर्स, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि किसी भी जिस्म पर लगने वाली जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है। ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही होती है
मोमेंटम के चेंज के रेट के इक्वल होती है। ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आगे मूव हम करते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद आ जाते हैं इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। अगेन हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर जो वो इस पर इफेक्ट नहीं कर रहा, ये बिल्कुल एक आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई एक्सटर्नल फोर्स जो वो इस पर असरअंदाज नहीं हो रही, इसको हम इलास्टिक कोलिजन के उसके लिए इलास्टिक कोलिजन क्या हो गया, अगर आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम रहती है। लुक इन दिस वीडियो, जब ये ऑब्जेक्ट टकरा कर आपस में वापस जाते हैं, जो ग्रीन वेक्टर है ये इनका जो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जब ये स्ट्राइक करते हैं यू कैन सी कि इनकी एनर्जी में कोई फर्क नहीं आता, इनके वेक्टर्स की लेंथ में कोई फर्क नहीं आता, विच मीन्स ये इलास्टिक कोलिजन है। बट इन दिस केस यू कैन सी कि जब ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो उस सूरत हाल में इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल वो कम हो जाती है। अगर हम बात करें परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन की, तो परफेक्ट जो इनइलास्टिक कोलिजन है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उनकी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी वो सेम नहीं, वो कंजर्व नहीं रहती, वो टोटल एनर्जी लॉस हो जाती है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि जब ये दोनों बार आपस में स्ट्राइक करते हैं तो अपनी टोटल एनर्जी को लॉस कर देते हैं और आफ्टर द कोलिजन वो स्टेशनरी हो जाते हैं, वो रेस्ट की हालत में आ जाती हैं। दिस केस इज कॉल्ड परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास आ जाता है जी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है कि अगर आप दो सरफेस को आपस में जब आप उसको रगड़ने की कोशिश करते हैं तो उनके जो बम्प्स होते हैं वो एक दूसरे को मूव करने को अपोज करते हैं, इस अमल को फ्रिक्शन कहते हैं। और इस फ्रिक्शन के इस अमल के दौरान एक तो टेम्परेचर जो है वो भी राइज करता है और जो दोनों सरफेसेस हैं उनको भी डैमेज होता है, उनके मालिक्यूल्स भी वो और अवे हो जाते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, एक को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं और दूसरी को हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इस वीडियो में अगर आप देखें तो ये जो बॉल है ये पहले स्लाइड करता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन रिप्रेजेंट करता है, देन इट स्टार्ट रोलिंग। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी को लॉस करती है, जो मैग्नीट्यूड में ज्यादा होती है, बट जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कंपैरेटिवली कम होती है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो स्किड करता है, रोलिंग में वो अलोंग द पाथ जब वो रोल करना शुरू कर देते हैं इसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। देन वी हैव अ कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन व्हिच इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू एफ ओवर आर, जो एक रेशियो है लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं जी टॉर्क। टॉर्क क्या है जी? टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। दैट मींस कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को टर्न करवाते, कोई फोर्स लगने से वो ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट करता है, तो उसको हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स कहते हैं या उसको हम टॉर्क कहते हैं। अब इसके अंदर जो जो चीजें एसोसिएट हम उनके बारे में देख लेते हैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है इस जगह पर, और ये हमारे पास वो पॉइंट है जहां पे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो घूम रहा है। तो फोर्स लगने वाली जगह से लेकर घूमने वाली जगह तक का ये जो फासला है इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। एफ इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। डी यहाँ पे मोमेंट आर्म है, एफ फोर्स है, टॉर्क जो है वो टॉर्क है। इसके बाद आ जाते हैं कपल। अगर हम दो फोर्सेस को किसी एक कॉमन पॉइंट पर, किसी एक ऑब्जेक्ट पर इस तरह से लगाएं कि दोनों का जो कलेक्टिव इफेक्ट है वो उस बॉडी को घुमा दे, इसको हम कपल कहते हैं। दो इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस डिफरेंट पॉइंट पर इस तरह से अप्लाई करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करना शुरू कर देता है, इसको हम कपल कहते हैं। ओके, फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम की बेसिकली दो कंडीशंस हैं, अगर वो दोनों फिलफुल हो जाएं तो हम उसको कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। फर्स्ट वन इज टोटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जीरो, कि जितनी भी फोर्सेस उस पर लग रही हैं उनका सम जो है वो जीरो होना चाहिए। एंड सेकंड इज टोटल टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू जीरो, जितना टॉर्क उस पर लग रहा है उसको उसका जो सम है वो जीरो होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो वो इक्विलिब्रियम में होगा। इसकी तीन टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम को वो टाइप है जिसके अंदर आप अगर इक्विलिब्रियम पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं वो वापस अपनी जगह पर आ जाए, उसको स्टेबल कहते हैं। अगर उसको टिल्ट करने से ऑब्जेक्ट वापस अपनी जगह पर ना आए वो अनस्टेबल है। और न्यूट्रल वो है कि अगर आप किसी इक्विलिब्रियम में पड़े हुए जिस्म को उसको डिस्टर्ब करें और वो किसी नई पोजीशन पर जाकर इक्विलिब्रियम में आ जाए, उसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम
कहते हैं। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत नॉलेजफुल रहा होगा। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।